हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो महासीरीज चलाई जा रही थी उसके अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हम ले रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो है आंसर राइटिंग। दोस्तों, किसी प्रकार की कोई फीस आपसे हम देने की कोई वो नहीं कर रहे हैं। आपसे दो ही चीज़ की डिमांड है कि आप अपने टारगेट के प्रति कमिटेड रहें और हमारा सपोर्ट करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ये जो चीज़ है इसके अंतर्गत आपसे, इसके अलावा आपसे कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। आपसे निवेदन है कि देखो, हमारी महासीरीज में बहुत सारी चीज़ें हम चला रहे हैं। आपको बेसिक से सारा सिलेबस हम कवर कोशिश करवाएंगे। इसके साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एनसीईआरटी के वीडियो भी आपको लेके आएँ। तो एनसीईआरटी आपको कहीं और जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, जो 2023, 24, 25 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आंसर राइटिंग के अंतर्गत आपको आंसर मॉडल एक कुछ क्वेश्चन हम शेयर कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन आप अपने लेवल पे भी लिख सकते हैं। और हमारा आंसर राइटिंग का एक ग्रुप है, वहाँ पर आप अपने आंसर को शेयर कर सकते हैं। उसमें हम आपको आंसर को चेक करते हैं और फिर आपके आंसर शेयर किया जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल फ्री में ये चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं देखी जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से आपकी कॉपी चेक की जाती है। बहुत सारे दोस्त हमारे से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना इंप्रूवमेंट किया है। अब तो कई लोगों की कॉपी तो इतनी अच्छी आने लग गई कि उसमें किसी प्रकार का फीडबैक देने की जरूरत ही नहीं बची। ठीक है ना? तो आप भी इसी तरीके से अपनी चीज़ें सुधारेंगे। तो दोस्तों, हमारी इस आंसर राइटिंग में हमने एक क्वेश्चन दिया था, डे 6 का क्वेश्चन था ये, GS 2 के अंतर्गत था ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था। हमने आपके लिए जो पॉलिटी के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम पार्लियामेंट तक काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुके हैं, उसी में हमने ये टॉपिक पढ़ाया भी था और जस्ट आपको फिर क्वेश्चन दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। यूपीएससी ने और यूटेट पीसीएस ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है, या मैंने आपको जस्ट एक सिंपल टाइप में क्वेश्चन पूछा है, इसको घुमा करके भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो राज्यसभा की प्रासंगिकता की समालोचना की व्याख्या कीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ पूछा है, मुख्य उद्देश्य इस क्वेश्चन का ये है कि भाई किस तरीके से राज्यसभा प्रासंगिक है, इसके बारे में ज़्यादा चीज़ पूछी गई। दोस्तों, जब भी आप कोई भी, आप में से कोई दोस्त जो जीरो से ही आंसर राइटिंग कर रहा हो, उसको आंसर राइटिंग की कुछ बेसिक सी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला काम कर रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पहला काम क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पहला काम ध्यान रखना। जैसे मैं अगर बात करूं तो देखो, संघीय प्रणाली के साथ साथ संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, भूमिका पूछिए किसकी? राज्यसभा की। और दो लेवल पर, एक तो फेडरल सिस्टम में क्या रोल है इसका, और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसका क्या रोल है। तो अभी तक जो भी चीजें पढ़ी होती है, हमारे मन में रहता है कि संसद का ही पार्ट है, इसलिए इसका रोल सामान्यतः संसद में रहता है। ऐसी बात नहीं है। इसलिए कई बार हम क्वेश्चन के किसी एक पार्ट पर अटक जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि क्वेश्चन के सारे पार्टों को समझें। तो दो पार्ट हो गए, एक पार्ट इसका रोल दिखाना है हमें संघीय सिस्टम के रूप में, और एक पार्ट हमें इसका रोल दिखाना है पार्लियामेंट्री सिस्टम के रूप में। ठीक है ना? तो इसलिए हमें हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है? दूसरा, क्वेश्चन के हर पहलू का आप उत्तर दो। हमेशा हर पहलू का आपको उत्तर देना है। तीसरी दोस्तों, क्वेश्चन में हमेशा कॉन्सेप्ट और फैक्ट है इसका यूज करना है। मैंने हालांकि कई हमारे आंसर राइटिंग की कुछ वीडियोस पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छी से चीज़ें बताई है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट है, कोई इंडेक्स है, कोई केस स्टडी है ना? इस प्रकार के फैक्टों को यूज कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ यूज करें। कॉन्सेप्ट के बजाय फैक्ट को बिल्कुल नहीं देखें। अगर आपने फैक्ट वैसे हवा में डाल दिया और उसका कोई कॉन्सेप्ट से कोई लिंक नहीं है, तो वो ज़्यादा नंबर आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए बिल्कुल भी जो व्यक्ति जीरो से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिनको जीरो से दिक्कत आ रही है, उनको कुछ नहीं, जिस सिंपल सा आंसर राइटिंग का तरीका ही है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप आंसर राइटिंग करें तो हमेशा मत सोचो कि आपको एक्सीलेंट आंसर लिखना है। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है? हम एक्सीलेंट बनना चाहते हैं एक दिन में। हमें एक्सीलेंट एक दिन में नहीं बना जाता दोस्तों, प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, एक टाइम लेता है, और एक प्रॉपर टाइम के बाद ही आपको ये चीज़ें आपके सामने हुबहू उभर के आ जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग करें, किसी भी टॉपिक पे लिखें, बट लिखे जरूर। डेली आंसर राइटिंग है वो जरूर करें। ठीक है ना? तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमको आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली के साथ साथ संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ड्राफ्टिंग करूँ, देखो पूरा बता दिया, मॉडल तो लिख के भेजा ये मैंने। ठीक है ना? ये हमारी टीम ने क्वेश्चन लिखा है मॉडल के रूप में, काफ़ी चीज़ें इसने मैंने अपने लेवल पर ऐड करवाई है। देखो, उत्तर का फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात है उत्तर की फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले अगर आप ये चीज़ सीख गए, तो आप ये सोच लो उत्तर आंसर राइटिंग सीख गए। तो उत्तर की फॉर्मेटिंग पढ़ने के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कीवर्ड क्या क्वेश्चन का, रोल ऑफ राज्यसभा किस लेवल पर, पार्लियामेंट्री सिस्टम में और फेडरल सिस्टम। ये क्वेश्चन के मुख्य पार्ट है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसकी जो मेन पार्ट है उनको अच्छे से समझना है। तो ये चीज हमने कर ली। अब देखो सबसे पहले उत्तर का फॉर्मेट होता है कि इंट्रो हम क्या लिखें। देखो ये क्वेश्चन 250 शब्द का है, मैंने लिखा नहीं था लेकिन 250 शब्द का है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको 250 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना होता है तो इसमें इंट्रो हमेशा ध्यान रखें, आपको एक इंट्रो लिखना होता है, एक आपको मेन बॉडी लिखनी होती है और एक आपको कंक्लूजन लिखना। 3 लेवल पर सामान्यतः आपका ये क्वेश्चन होता है। इंट्रो में आप एक पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं, इसमें जो मेन बॉडी है इसमें 2 3 3 4 पैराग्राफ है, इनका यूज कर सकते हैं, और कंक्लूजन में आप एक पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन की सामान्य फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, एक चीज और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब आप पढ़ो तो हो सकता है थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आए एटलीस्ट लिखो। ये बात मैं उन बिगनर्स से बोल रहा हूँ जो 2023 के बाद 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, या 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं जिन्होंने आज तक आंसर राइटिंग नहीं करी, लेट्स स्टार्ट। एक बार स्टार्ट करो, समझो, अपने आप हूबहू आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जो चीज़ हम आप बता रहे हैं उसको फॉलो करें, और आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आंसर, मॉडल आंसर यहाँ पर शेयर किए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। और मॉडल आंसर कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि मैं आंसर लिख रहा हूँ ये मॉडल आंसर है, कोई मॉडल आंसर नहीं होता। मॉडल आंसर का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन ने डिमांड करी है उस क्वेश्चन की डिमांड को कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ में समझा पाया वो नहीं पाया। अगर जो व्यक्ति उस आंसर की डिमांड को समझा पाया इट्स मीन्स वो मॉडल आंसर। ठीक है, अब इस उत्तर की मैं बात करूं, इंट्रो में क्या लिखे। तो देखो उत्तर है राज्यसभा का रोल, तो इंट्रो में एक काम कर सकता हूँ, राज्यसभा, चाहो तो मैं राज्यसभा का क्या कर सकता हूँ, इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ, राज्यसभा का वर्णन लिख सकता हूँ। भाई आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा का वर्णन है, एक इंट्रोडक्शन तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूँ कि राज्यसभा से पहले भारत क्या है, एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। भारत क्या है, एक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक प्रणाली भारत, और जिसमें भारत ने संसदीय संघात्मक ढांचे को अपनाया है। तो यहां से लिख सकता हूं, और इस संसदीय ढांचे में संसद, आर्टिकल 79 में संसद का स्ट्रक्चर बताते हुए मैं राज्यसभा को लिख सकता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो मैं राज्यसभा का इंट्रो बारे में लिख सकता हूँ या भारतीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में लिख सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों या मैं हूँ या आप है, यहाँ जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसका मेन उद्देश्य इंडियन डेमोक्रेसी है। इसलिए जब भी GS2 के आंसर आप लिखो तो कोशिश करो कि इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ के जरूर लिखो। इसलिए आपने देखा होगा कि GS2 में सामान्यतः जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ऑप्शनल GS2 में पॉलिटिकल साइंस नहीं होती, उनके सामान्यतः क्वेश्चन नंबर कम आते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। उनका अंतर सिर्फ इसी से होता है कि जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड से GS2 के आंसर लिखता है उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो GS2 कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज इसमें फेस करनी पड़ती है। तो GS2 के आंसर लिखते टाइम हमेशा इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली पॉलिटिकल वाले पार्ट का, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने बड़े पार्ट से स्टार्ट कर दिया कि भाई आप चाहो इस तरीके। अब मेन बॉडी में 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ लिखूंगा। देखो एक पैराग्राफ रहेगा रोल, तो रोल एक पैराग्राफ कौन सा, रोल, तो संसदीय शासन के रूप में रोल। अब संसदीय शासन के रूप में इसका रोल क्या हो सकता है, विधि निर्माण हो सकता है। सही बात है ना, संसदीय शासन में इसका रोल किसके रूप में होता है, संविधान संशोधन के रूप में हो सकता है। संसदीय शासन में इसका रोल हो सकता है कार्यपालिका को जवाबदेही बनाने में। भाई जो संसद काम करते हैं उसी को राज्यसभा काम करती है, तो राज्यसभा का रोल तो हो गई कार्यपालिका की जवाबदेही करना। ठीक है, इसके अलावा और बात करूं संसदीय शासन में, तो आपातकालीन सिचुएशन में नहीं, इसको विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गई संविधान से। और एक चीज और है, सत्ताधारी दल की निरंकुशता के लिए। ये हो गई सब हेडिंग, इसलिए हमेशा सब हेडिंग जरूर देनी है। अगर इस प्रकार से मुद्दे बाई मुद्दे अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर में गुणवत्ता आ जाती है, आपका आंसर थोड़ा अच्छा लगता है।
नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं ये काम करती है, लोकसभा द्वारा पास किया गया, उसका रिव्यू कर सकती है, ये करती है। ये जनरल आंसर हो जाता है, हर कोई जानता है इसमें। इसलिए आपको एक तो ये पॉइंट, दूसरा आपको संघीय शासन के रूप में अगर बात करें तो देखो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। संघीय शासन ना लिखो, वहां लिख सकते हो राज्यों की स्वायत्ता एवं समकक्ष, राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन करती है। आर्टिकल 312, 249 यहाँ राज्यों के हितों की बात करती है। या आपातकाल में 356 को लागू होने में राज्यों के हितों की बात करती है। तो इस स्थिति में राज्यसभा मुख्य रूप से संघीय शासन के रूप में रोल निभाती है। ये दो पार्टों में इसका क्वेश्चन है। मेन बॉडी में इतने सब टॉपिक आप देख सकते हैं, 1 और 2। इस आधार पर कई पैराग्राफ आपके यहाँ बन सकते हैं। अगर 250 शब्द का 4-5 पैराग्राफ बना दो, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दो। इसके अलावा इसके बाद निष्कर्ष की हम बात करते हैं कि भाई निष्कर्ष मुझे लिखना है। तो निष्कर्ष की जब भी हम बात करते हैं किसी भी क्वेश्चन के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष लिखना है कि देखो निष्कर्ष लिखने से पहले हमें इसके पक्ष में एक चीज और लिखनी है कि राज्यसभा की कुछ सीमाएं भी है। अब ध्यान रखना, कहीं पर भी क्वेश्चन में चीज पूछ नहीं गई है, कहीं पर भी क्वेश्चन में चीजें पूछ नहीं गई, लेकिन आपको एक छोटा सा पैराग्राफ इसके बारे में जरूर डालना है। वो इस बात का संकेत कर देगा कि आप दूसरे दायरे को भी सोच सकते हैं, आपकी सोच को दूसरे दायरे में ले जाएगा। इसलिए राज्यसभा की सीमाएं क्या हैं तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद कंक्लूजन लिखना है कि सीमाओं को दूर किया जाए तो राज्यसभा वर्तमान में एक बहुत ज्यादा प्रासंगिक सदन के रूप में काम कर सकती है, क्योंकि कार्यकुशलता, विशेषज्ञता और संघीय और संसदीय शासन प्रणाली के रूप में इसका रोल रहता है। तो डिस्कस आप जैसे चाहे उसको उस तरीके से इसका डिस्कस बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही इतनी आधारों पर मैंने क्वेश्चन लिखने की कोशिश मतलब लिखवाया, हमारा मॉडल आंसर लिखा है इन्होंने, तो उसको देखते हैं कैसा है, इसमें कुछ कमी भी इसमें होगी तो हम दूर कर देंगे। देखो इन्होंने बढ़िया लिखा है। इंट्रोडक्शन, ये देखो ये इंट्रो है। अब इंट्रो में लिखा है भारत में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की, अब ये बात एक की वर्ड है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज अ कीवर्ड। कोशिश करो कि आंसर में कीवर्ड यूज किया जाए कि संसदीय, और यहाँ ऐसे लगाओ संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो यहाँ पर एक कीवर्ड ये आ गया जो आंसर की डिमांड थी। मैंने इंट्रो में वही चीज लिखवाई है जो आंसर की डिमांड है, जिसमें संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। अब इसका फैक्ट डाल दिया आर्टिकल 79। फैक्ट भी साथ साथ में डालते जाओ, जहां लोकसभा जनता की इच्छा तथा राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि लोकसभा एक जनता की इच्छा का रिप्रेजेंटेशन करेगी तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। ये एक इंट्रोडक्शन होगा राज्यसभा की पहुंच को लाने तक। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन आप एक तरीके से लिख सकते हैं, हमेशा क्वेश्चन में 50 कई तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बस आपको इंट्रोडक्शन लिखते टाइम ज्यादा क्वेश्चन की मांग पर फोकस करना है। ठीक है, चाहूं तो मैं यहाँ राज्यसभा के इंट्रोडक्शन के बारे में बता सकता हूँ। आर्टिकल 80 को लेकर के मैं राज्यसभा के बारे में यहाँ पर बता सकता हूँ कि राज्यसभा संसदीय शासन प्रणाली के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसकी सदस्य संख्या इतनी है ना, जो संसदीय शासन प्रणाली में विशेषज्ञता को, गुणवत्ता को और उत्तरदायित्व को बनाए रखती है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट दोस्तों। ठीक है, इसमें ये फैक्ट भी आ गया, तो हमेशा इंट्रोडक्शन के साथ सब फैक्ट डाल दें। ठीक है, ये कीवर्ड लिखा है तो इसको हाईलाइट कर दें, जहां कीवर्ड होते हैं वो हाईलाइटेड जरूर करें। जैसे ये कीवर्ड हो गया तो इनको हाईलाइट कर दो। ठीक है ना, इसके अलावा अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मुझे क्वेश्चन की डिमांड पे जाना है। तो देखो संसदीय संघात्मक शासन प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका 2 आधारों पर है। पहली संसदीय प्रणाली के रूप में और दूसरी संघीय प्रणाली के रूप में। आप इस तरीके से एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं ताकि इसे स्पष्ट दिख जाए। ये हो गया। अब मुझे एक एक चीज है, संघीय शासन प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका। तो देखो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है कि भाई इनका चयन राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, इसलिए वे राज्यों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी और संसद में राज्यों के हितों का रिप्रेजेंटेशन करती है। ये बात सही है। तो जब क्योंकि संघीय शासन प्रणाली ही राज्यों की स्वायत्ता की बात करती है, तो इसलिए राज्यसभा राज्यों के हितों का रिप्रेजेंटेशन करेगी। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इसका रोल कौन सा होगा, संघीय शासन प्रणाली के रूप में इसका रोल होगा। और आपको पता है कि संसद विधि निर्माण की प्रक्रिया करती है, संशोधन करती है, उसमें राज्यों से तो पूछा नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में राज्यों की बात कौन रखेगा, तो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो राज्यों की बात रखते हैं। तो एक चीज हो गई। फिर विशेष शक्तियों के रूप में हम देख सकते हैं आर्टिकल 249 और 312 में नई अखिल भारतीय सेवाएं जो राज्यों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है,
क्योंकि जो ऑल इंडिया सर्विस है, IAS है, IPS है, ये आप सभी जानते हैं कि इनका अपॉइंटिंग कौन करता है। इनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और काम करते हैं ये राज्यों के बीच में। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इनका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसलिए सेंटर ज़्यादा इफेक्टिव होता है यहाँ पर। इसलिए राज्य बोलते हैं कि ये IAS ऑफिसर होते हैं, उनकी बातें नहीं मानते। तो इसलिए ज़्यादा IAS, ज़्यादा अखिल भारतीय सेवाएं आएंगी तो राज्यों की जो शक्तियां सीमित हो जाएंगी। इसलिए चूंकि ये मामला राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए शक्ति लोकसभा के न देकर के राज्यसभा को दी गई है। तो इसमें भी राज्यसभा का रोल है। इसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अगर कानून बनाना है तो राज्यसभा की सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें राज्यों की स्वायत्ता दांव पे लगी हुई होती है। तो राज्यों की स्वायत्ता दांव पे लगी होती है, इसलिए राज्यसभा की रोल यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। और ये रोल इसका किसके रूप में होता है? संघीय ढांचे के रूप में, क्योंकि ये राज्यों की स्वायत्ता को बनाए रखने में अपना भूमिका निभाती है। ठीक है। अगला पॉइंट यदि हम देखें तो देखो ये लिख दिया मैंने। अगला पॉइंट अगर बात करें राष्ट्रपति शासन के दौरान, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि लोकसभा है, लोकसभा में सामान्यतः जिसका बहुमत होता है, ऑब्वियसली जिसकी सरकार होती है उसका लोकसभा में बहुमत होगा, और जिसका लोकसभा में बहुमत होगा वो इजिली किसी भी बिल को पारित करवा लेगा, इजिली किसी प्रकार की एक्टिविटी करवा सकता है। लेकिन राज्यसभा है, उसमें सामान्यतः जरूरी नहीं कि सत्ताधारी दल का बहुमत हो। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, कई बार आपको पता है राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 है इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। और इसका मिसयूज इसलिए तरीके से होता है कि जहां भी विपक्ष की सरकार होती है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में उसको ले लेती है। तो इस दुरुपयोग को रोकने में भी राज्यसभा रोल निभा सकती है। इसलिए संघीय ढांचे में या संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में राज्यसभा की भूमिका अति महत्वपूर्ण थी। ठीक है, 3-4 पॉइंट मैंने ले लिए, यहां से आपका आंसर एक पार्ट खत्म। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं कि भाई संसदीय शासन प्रणाली में इसका रोल क्या। तो ऑब्वियसली विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया में विशेषज्ञता लाती है, क्योंकि देखो राज्यसभा के सदस्य ऑब्वियसली विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए विधि निर्माण की प्रक्रिया में जो बहस है उसको ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बना करके विधि को ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। जैसे IT एक्ट, अगर इसमें IT एक्ट है, ये 2000 आया था, तो ये बहुत एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी आया नहीं, लेकिन इसको बिल के रूप में लिख दो, ये बिल है। तो जनरल प्रोटेक्शन डेटा बिल है, इनमें कहीं ना कहीं राज्यसभा के सदस्यों का रोल बहुत ज्यादा रहा है। और भी कुछ एक्ट है तो उनको आप एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य बहुत अच्छे से इन पर डिस्कशन करते हैं। देखो जो लोकसभा में आता है वो अनपढ़ भी हो सकता है, उसको ज़्यादा एक्सपर्टी डेवलप नहीं होती, लेकिन राज्यसभा में सामान्यतः बहुत एक्सपर्ट लोग आते हैं तो अच्छे से बहस करते हैं। इसलिए विधि निर्माण की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाने में राज्यसभा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली कार्यपालिका का जवाब दें, जैसे प्रश्न पूछ करके, संसदीय प्रणालियों के माध्यम से, समितियों के माध्यम से, ये कार्य प्रणाली को भी क्या कर सकते हैं, ये मुख्य रूप से संसद कार्यपालिका है उसको जवाबदेही बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सामान्यतः मैं बता रहा हूं फिर यही बात कि लोकसभा है, हालांकि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। लेकिन ये आपको पता है कि जिसका लोकसभा में बहुमत होता है वही मंत्रिपरिषद में होता है। तो मंत्रिपरिषद में सामान्यतः बहुमत, जो मंत्रिपरिषद है उसका बहुमत लोकसभा में होता है, इसलिए लोकसभा ज्यादा एक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाती। क्योंकि सामान्यतः जैसे 270 सदस्य अगर एक साथ बोलेंगे तो ऑब्वियसली उन्हीं के पक्ष में चला जाएगा। जैसे बीजेपी है इस टाइम, तो मंत्रिपरिषद बीजेपी है, राज्यसभा लोकसभा में बीजेपी के कैंडिडेट इतने ज्यादा है कि अन्य सदस्यों की चलती नहीं ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाती, इसलिए सरकार को कंट्रोल करने के लिए राज्यसभा एक अहम रोल निभाती है। क्योंकि राज्यसभा विभिन्न कमेटियों के माध्यम से, राज्यसभा विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेही बनाए रखती है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपने कभी, मोस्टली हम कई बार सोचते नहीं है, आंसर में लिखना चाहिए। इसके अलावा सत्ताधारी पक्ष की निरंकुशता पर, देखो सत्ताधारी पक्ष है यानी कि जो भी सत्ताधारी पक्ष है वो यानी सरकार पे है, और सरकार कंट्रोल करने का काम लोकसभा के पास होता है। लेकिन चूंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है, इसलिए लोकसभा इसको कंट्रोल नहीं कर पाती। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी में एक कैंडिडेट ने ऐसे बोल दिया, सभी उसी तरीके से फॉलो करेंगे, चाहे गलत हो या सही हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल पर अगर कंट्रोल करना है, उसको जवाबदेही बनाना है, तो राज्यसभा उसकी निरंकुशता को रोक सकती है। कृषि बिलों को लेकर के, हालांकि कृषि बिल पास तो हो गए, लेकिन राज्यसभा में बहुत ज्यादा उनका विरोध हुआ, बहुत दिक्कतें आई इनको पास करवाने में। तो इस तरीके से क्या कर सकती है राज्यसभा, एक रोल निभा सकती है। संविधान संशोधन, भाई संविधान संशोधन में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है, और संविधान संशोधन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाने, विषय बनाने के लिए राज्यसभा एक रोल निभा सकती है। तो ये छोटी छोटी बात है, कोई नई बात इसमें की नहीं, ठीक है। तो इस दो तरीके की चीजें लिख सकें। अब मैंने थोड़ी सीमें बता दी कि भाई ठीक है, हमने क्या किया
ये अच्छी बात है कि राज्यसभा के पास, राज्यसभा लोकसभा संसदीय शासन के रूप में, राज्यसभा संघात्मक शासन प्रणाली के रूप में बहुत काम करती है। लेकिन राज्यसभा की भी अपनी कमी है, क्योंकि इसके मनोनीत सदस्य वो ज़्यादातर एबसेंट रहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर बहुत दिनों में एक बार राज्यसभा में प्रेजेंट हो पाता था। दूसरी बात, यहाँ पर भी दलगत राजनीति ज़्यादा रहती है। क्या करते हैं, अगर मान लो लोकसभा में बीजेपी और राज्यसभा में बीजेपी बहुमत नहीं है, तो राज्यसभा में बैठा हुआ विपक्ष चाहे बीजेपी कोई अच्छी बात लेके आ रही हो उसको रोक देंगे, यानी कि विपक्ष टांग अड़ाएगा। और विपक्ष इस उद्देश्य से, जनरली विपक्ष का काम होता है कि वह सत्ता, वह है सरकार, वह है जनता के हितों की रक्षा करे। लेकिन कई बार जनता के पक्ष में आने वाले बिलों को भी विपक्ष रोक देता है। इसलिए लोकसभा में विपक्ष क्या करता है, अपनी टांग अड़ाता है। इससे जो नियम प्रक्रिया है वो जटिल हो जाती है। तो ये इसकी थोड़ी बहुत कमी है। लेकिन फिर भी राज्यसभा संघीय और संसदीय शासन प्रणाली में ज्यादा प्रासंगिक है। यही उत्तर था। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से उत्तर लेंगे तो ऐसे उत्तर में आपकी संभावना है कि आंसर आपके नंबर 5+ पहुंच जाए। 5+ आपके नंबर पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना पड़ेगा और रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो सकती है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसमें और चीज़ें बेस्ट हो सकती है। तो आपको बस ये काम करना है कि आप अपने लेवल पर आंसर राइटिंग है वो करें, चेक करें। हो सकता है हर मॉडल आंसर को आपको इस तरीके से वीडियो के थ्रू ना बता पाए, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें हम कवर करवाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो दोस्त उनको, जो आपके साथ तैयारी करते हैं, उनको हमारे चैनल के साथ जोड़ें। मैं गारंटी दे रहा हूँ डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, अब जैसे हम एनसीईआरटी के भी कुछ वीडियो लेके आएंगे, लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि हो सकता है टाइम में थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मैं भी जॉब में बिजी हूँ, अपनी फिर खुद की पढ़ाई है, तो रेगुलर वीडियो बन पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। लेकिन हाँ, अब हमारे और भी लोग हैं, वो जैसे करंट के वीडियो, जैसे डेली न्यूज है, वो करंट है, आपको कोशिश करेंगे पीडीएफ के थ्रू कुछ चीज़ें शेयर कर दी जाएगी और हम नोट्स बना के उसको शेयर कर देंगे, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मंथली मैगजीन है वो कवर चलती रहेगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हाँ, हो सकता है कि आपका सिलेबस है वो रेगुलरिटी शेड्यूल में ऊपर नीचे हो सकता है, बट सिलेबस जरूर कंप्लीट हो। प्रेजेंट टाइम आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। पॉलिटी का सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें हम लगभग 22 वीडियो हम उसमें अब तक पढ़ चुके हैं, 22 लेक्चर लगभग हो चुके हैं उसमें। 1-1 घंटे के लेक्चर है। जो भी दोस्त बिल्कुल जीरो से पॉलिटी पढ़ना चाहता है उनको पढ़ें, समझें, एक एक चीज़ छोटे छोटे तरीके से हमने बोली है। इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में कि राज्यसभा का संसद के रूप में रोल, राज्यसभा का संघात्मक शासन प्रणाली के रूप, संघात्मक शासन प्रणाली को भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें कि भाई संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, कि संघात्मक शासन प्रणाली में प्रणाली होती है जिसमें राज्य और संघ इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, ये दोनों इक्वल और स्वायत्त एवं समकक्ष हो, बराबर हो। राज्य इसमें सबॉर्डिनेट नहीं रहती बल्कि इक्वल रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम संघीय शासन प्रणाली पढ़ेंगे वहाँ और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से क्वेश्चन को समझें। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, जब तक उसका विश्लेषण नहीं करोगे, आप कभी अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। और हाँ, शुरू में ही आप अच्छा आंसर लिखने की बिल्कुल कोशिश ना करें, जैसा भी लिखाना है दोस्तों लिखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ जब आप 10 से 15 क्वेश्चन लिख दोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी चीज़ें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी भी आपको पैसे देकर के कई जगह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी इजीली पढ़ सकते हैं। बहुत सारी हमने क्या है कि हिंट, कई चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। और हम वीडियो भी देंगे एनसीईआरटी के, कुछ 2-3 वीडियो हमने पढ़ाए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, तो आप अपने लेवल पर, विशेषकर जो 2024 की एग्जाम देने वाले हैं वो अपने लेवल पे भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत यूजफुल है, आप इसके लिए हमारे एक वीडियो को देख सकते हैं, एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ उसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते जाएंगे, आप डेली आंसर राइटिंग करें, लेकिन आपकी कॉपी जरूर चेक होगी, बस आप धैर्य रखें, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।